उत्तर प्रदेश चुनाव के सबसे बड़े शो चुनाव मंच में अब जुड़ने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्या ओवैसी यूपी चुनाव के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होंगे? यूपी में ओवैसी भाईजान क्या बांटेंगे मुसलमान? 100 सीट पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इससे किसको होगा नफा और किसे होगा नुकसान? ओवैसी का 2022 का मिशन उत्तर प्रदेश क्या है, जानने के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां चुनाव मंच पर सौरभ शर्मा के साथ जुड़ चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनाव मंच इंडिया टीवी पर आज सुबह से लगातार। और इस वक्त चुनाव मंच पर हमारे मेहमान हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। जरा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें चुनाव मंच में। और इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी साहब की एंट्री ने एक नया समीकरण जरूर ऐड कर दिया है और सारी राजनीतिक पार्टियों को सोचने के लिए और बोलने के लिए एक मुद्दा और दे दिया है। ओवैसी साहब, स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, आप इतना उत्तर प्रदेश अभी घूम रहे हैं, कई दौरे आपके हो रहे हैं, आप क्या माहौल देख रहे हैं? नहीं, मेरा देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता में योगी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश है और उनमें एक उम्मीद है कि अब की बार दोबारा बीजेपी और योगी सरकार ना बने। और उसकी कई वजूहात हैं, वजह हैं, रीजंस हैं। उनका मिस गवर्नेंस है, कोविड के सेकेंड वेव में उनकी सरासर नाकामी है। और दूसरा यह है कि जो एमआईएम पार्टी का जो 5 साल पहले मौक़िफ़ था उससे अब बहुत बेहतर हुआ है। हमारा संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। हालिया ज़िला परिषद के चुनाव में भी हमारे अच्छी खासे कैंडिडेट जीते हैं, बहुत से मुकामात पर दूसरे तीसरे नंबर पर आए हैं। तो ये मोटा मोटा ये हमको नज़र आ रहा है। तो आपके लिहाज से आप कन्विंस हैं कि बीजेपी कम से कम वापस नहीं आएगी? इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोग कोशिश करेंगे और जो गुस्सा है वो अगर हम उसको सही इस्तेमाल करेंगे, सही राह दिखाएंगे, तो मुझे यकीन है कि बीजेपी को यहाँ पर नाकाम किया जा सकता है। अच्छा, आज मैंने कई नेताओं से बात की, समाजवादी पार्टी के भी थे, बीजेपी के भी थे। उनका कहना था आपके यूपी में चुनाव लड़ने पर 100 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही यूपी में कि बिहार जैसा आपको यहां रिस्पांस नहीं मिलेगा। क्या जवाब है उनको? नहीं तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए ना भाई। जब नहीं मिल रहा है तो जिक्र खैर क्यों हो रहा है हमारा? तो आप खाइए, बिरयानी खाइए, कबाब खाइए, जो खाते खाइए, खुश होइए, मिठाई बांटिए, पटाखे फोड़िए। तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो आप मंच से बोलते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है। अब आप अखिलेश यादव को चैलेंज देंगे कि मुझसे बहस कीजिए, अखिलेश यादव को, बाकी पार्टियों को आप जिम्मेदार बताएंगे कि इन्होंने धोखा दिया मुसलमान? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई ये कह रहा है कि बिहार में क्या हुआ यूपी में नहीं होगा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि यूपी की जनता नहीं देख रही बिहार में क्या हुआ? यूपी की जनता देख रही है कि बिहार में जो एमआईएम पार्टी ने बिहार में जाकर सीमांचल, जो बिहार का सबसे, बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, एचडीआई इंडिकेटर्स खराब है, वहां पर हमने कामयाबी हासिल की। तो यकीनन हमारी कोशिश होगी कि यहां पर। और दूसरा ये है कि ये बार बार ये बोलना कि भाई आप सपा और बीएसपी तो मिलकर लड़े थे, अभी बीएसपी के बड़े नेता यहां से गए, क्या किया आपने? आप बीजेपी को नहीं रोक पाए ना, मैं तो था भी नहीं। तो आप लोग मिलकर लड़ने के बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा के सीट पर आप कामयाबी हासिल किए। एक सीट पर कांग्रेस अपनी रवायती सीट पर वो कामयाब हुई। तो मैं तो था भी नहीं, और फिर आप कैसे नाकाम हो? नहीं, आपकी ये बात तो लॉजिकल लगती है कि अगर आप, उन्हें लगता है कि आपको वोट नहीं मिलेगा तो फिर वो आपको बार बार बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं, या भी क्यों कहते हैं कि आप यहाँ वोट काटने के लिए आए? इसलिए एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप कई बार दे चुके हैं। तो इस पर एक बार बात करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये मुझे बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे और आपको अगर अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिलता है तो मुसलमान आज तक यूपी में बीजेपी के जो गैर बीजेपी दल है उनको वोट देता आया, वो बटेगा। तो वो इनकी सिंपल रीजनिंग है कि बीजेपी को फायदा होगा। नहीं, देखिए, ये चुनाव में सिर्फ मुसलमान ही तो वोट नहीं डालेंगे ना। ठीक बात। चुनाव में दूसरे लोग भी वोट डालेंगे, हिंदू हैं, उसमें ओबीसी हैं, दलित हैं, एमबीसी हैं, दलित में कई समाज हैं, अपर कास्ट हिंदू में कई समाज हैं। तो ये पूरा डिबेट अगर ऐसा होगा कि भाई मुसलमान वोट कहां जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू वोट तो बीजेपी को जा रहा है ना। 75% 2019 के चुनाव में हिंदू वोट बीजेपी को गया और 74% के करीब मुस्लिम वोट बीएसपी और सपा को गया। उसके बावजूद भी आप कामयाब नहीं हो सके। तो ये मेरे खड़े रहने से नुकसान क्यों हो रहा है?
आप ये क्यों नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी के मोहतरम अखिलेश यादव साहब के परिवार के 3 लोग हार गए? कैसे हारे? इसलिए हारे क्योंकि उनको हिंदू वोट नहीं मिला। तो ये जबान से बोलने डरते हैं और ये समझते हैं कि मुसलमान को बोले तो मुसलमान इनका कैदी है, मुसलमान इनसे डर के रहेगा। भाई हम क्यों डरेंगे? बीजेपी अगर जीत रही है तो मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही बीजेपी, ये फैक्ट है। और जब चुनाव आता है तो हमारा एक मुसलमानों के दिमाग को पिछले 60 साल से ट्रेन कर दिया गया कि जब चुनाव आता है कि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उसके बाद आप रोज मरते रहिए, कोई फिक्र नहीं है, रोज मरिए, कोई फिक्र नहीं। चुनाव जब आता है देखिए जिंदगी और मौत का मामला है। ये जो हमारे बड़े बड़े एजेंट हैं ये पूरे आ जाते। एजेंट मतलब अब उनको बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, और भी कह सकता था पार्लियामेंट्री वर्ड, बट ये आ जाते, देखिए अब आ रहा है, अब जिंदगी मौत का। अरे भाई कौन सा चुनाव जिंदगी और मौत का नहीं था? तो अगर जिंदगी और मौत का रहा तो भाई आप देखिए कि कल एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। बिल्कुल। क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? क्यों नहीं बोलते बीएसपी? क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? कौन बोले? हम ही बोले। आप बोलते क्यों नहीं? डरते हैं। आप लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। उसमें आप तो कानून के जानकार हैं। उसमें जो इन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाई है, वो लीगली कैसे गलत है? बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है। केशाराम वर्सेस बिहार का जजमेंट है 1962 का, आप पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिविल सर्विस का ऑफिसर है, ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर है, उसको भारत का सिटीजन है, उसको फंडामेंटल राइट डिनाई नहीं कर सकते। और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल का सेक्शन 3 है, अनीस अंसारी साहब यहां पर पूछ लीजिए उनसे। सेक्शन 3 में मॉरल टर्पिट्यूड का क्राइम आता है। तो उन्होंने कौन सा क्राइम किया बताइए ना आपने? आप एसआईटी बनाते हैं, एडिशनल डीजी को बनाते हैं और उनके पीछे लगा देते हैं। ये क्या बात है? मैं एक बार दर्शकों को बता दूं किस मामले का जिक्र ओवैसी साहब कर रहे हैं। यूपी के एक आईएएस हैं, सीनियर आईएएस अफसर हैं, और उनके कुछ वीडियो वायरल हुए। वीडियो कब के हैं अभी ये भी मालूम नहीं है, लेकिन उस वीडियो में ये नजर आ रहा है कि वो अपनी किसी सरकारी जगह पर नहीं है, ऑफिस दफ्तर में नहीं, किसी प्राइवेट स्पेस पर हैं, और वहां वो कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठे कुछ सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। इसमें एक दफा उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह का निजाम, अल्लाह की निजामत जो है, अगर मैं ठीक शब्द है तो वो कायम होनी चाहिए, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। उसके बाद ये कार्रवाई हुई नहीं, क्या आप कौन सा, क्या उनको शो कॉज नोटिस दिए? तो किस लॉ के तहत दिए? कंडक्ट रूल्स का सर्विस सेक्शन 3 जो है वो तो अप्लाई नहीं होता। फिर कौन सा रूल दिया? भाई रिलीजन का अगर प्रोपगेशन कर रहे हैं तो कब से गुनाह हो गया बताइए? गुनाह तो है ही नहीं वो, तो आप कहां से कर रहे हैं? मगर बता ये रहा हूं कि भाई ये मसला आ गया, आप बोलते ही नहीं है, कुछ खामोश बैठे हैं आप बोलते ही नहीं है। यूएपीए का बिल पार्लियामेंट में लाया जाता तो समाजवादी और कांग्रेस मिलकर वोट दिए, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत से नौजवान, बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल्स हों जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जेल में सड़ रहे हैं, 5-5 साल 3-3 साल जेल में रहते हैं। आप बोलते नहीं है, वहां आप एक हो जाते हैं। फिर जो इलेक्शन का मामला था, आप समझते हैं कि मुसलमान जो है आपका कैदी है, आपने उसको कैप्टिव बना। आप कैदी और कैप्टिव वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो आ जाए ना यूपी में, इससे पहले मुस्लिम वोट क्या, मुसलमान वोटर क्या करता? बीजेपी को तो वो वोट देगा नहीं, तो वो तो इन्हीं पार्टियों को वोट देता। तो उसमें दोष इन पार्टियों का कैसे है? नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि कल तक आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। आप हालत मजबूरी में इन लोगों की मक्कारी, इन लोगों की अपॉर्चुनिज्म का शिकार हो रहे थे। आज हम एक विकल्प है, एक ऑल्टरनेट है, हम ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो स्पेस है वहां पर, क्योंकि फिर आकर तो यही दो थे ना, या फिर वो कांग्रेस पार्टी। तो अब हम एक विकल्प बने हैं, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और हमें और इनमें फर्क क्या है? ये चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि नेता आप बनेंगे। आप सिर्फ वोट डालने वाली एटीएम की मशीन नहीं बनेंगे, आप नेता बनेंगे, लीडरशिप बनाएंगे, अपने मुकद्दर के फैसले आप करेंगे। आपके मुकद्दर के फैसले वो नहीं करेगा जो आपसे 20% से कम हो और मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये हम दे रहे हैं, ये हमारा वादा है हमारे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत से। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं उसी को वोट करें जिसका, जो मुसलमान को मुख्यमंत्री बना सके? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पहले आप अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए, जिसमें मुसलमान भी रहेंगे, हमारे हिंदू भाई भी रहेंगे, दलित भाई भी रहेंगे, ओबीसी समाज के लोग भी रहेंगे। मगर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की एक क्रॉस रियलिटी है, वो ये कि हर समाज के पास उनका एक नेता है। ठीक बात। चाहे कोई समाज हो, बताइए मुसलमानों का कौन नेता है? कोई नेता नहीं है। अभी आपने बनने नहीं दिया, आपने सबको डरा कर रखा, आपने यूज एंड थ्रो किया, उनको यूज एंड थ्रो किया और उनको निकाल दिया आपने। तो ये हकीकत है,
इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि एक चर्निंग है, एक चेंज है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम नौजवान हैं उसमें तो एक बर्निंग डिजायर है, वो चाहते हैं कि नहीं हम हमको ये चेंज। फौजी साहब, आप सेक्युलरिज्म के चैंपियन अपने आप को कहलाते हैं, मुझे बताइए कि ये जो आपकी सोच अभी दिखाई दे रही है कि अगर मुसलमान का नेता होगा तभी मुसलमान का काम होगा, ऐसे हिंदू सोचने लगे कि मेरी भलाई तो केवल हिंदू नेता कर सकता है, तो ये तो सेक्युलर हो रहा है नहीं हुई ना। अरे आप भाई आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा है क्या? क्या देख रहे हैं आप? ये अनुप्रिया पटेल को क्यों बनाया गया? उनका कुर्मी वोट है भाई। बाघेल साहब को क्यों बनाया गया? आगरा के अतराफ में 25 असेंबली की सीटों को नहीं बनाई, ये बीजेपी हार जाएगी। नहीं, मेरा लॉजिक ये नहीं है। अनुप्रिया पटेल नेता ना होती तो कुर्मी का क्या काम नहीं होगा, या कुर्मी को कोई योजना में याद नहीं होता है ना काम। नेता होगा तो काम होगा, काम नहीं होगा तो कम से कम कोई हाथ तो पकड़ेगा, कोई आंसू बहने से तो उसको उम्मीद दिलाएगा। यही तो हम कह रहे हैं ना भाई। आज आप क्यों मनाते हैं? परसों जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ उसे बताइए? वोट लेने के लिए। वही तो हम कह रहे हैं, वही वोट लेने के लिए कर रहे हैं ना। अब ये तो कोई एनजीओ का काम तो नहीं कर रहे हैं कि भाई रिसर्च पेपर आएगा और प्रेजेंटेशन करेंगे। यही तो काम हो रहा है ना, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में यही तो चल रहा है। ये हम मुस्लिम कम्युनिटी को बता रहे हैं कि आप में बेदारी आना जरूरी है। और देखिए मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में एचडी इंडिकेटर्स क्या है? अब लोएस्ट लिटरेसी रेट, महिलाओं में सबसे कम, हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट 60%, सबसे ज्यादा जेलों में 27% अंडर ट्रायल मुसलमान। और फिर इसका कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। अंबेडकर बाबा साहब ने सही कहा था कि इख्तिदार के दरवाजों के जो ताले हैं वो आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की चाबी से खुलेंगे। ये अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है और हो जाएगा तो यकीनन इनकलाब आएगा। तो अभी तक आप मान रहे हैं कि मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुसलमान बिल्कुल बेसहारा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं, खासकर यूपी में। नहीं, लफ्ज बेसहारा नहीं मानता। हम तमाम के लिए सहारा हमारा अल्लाह है। और मगर आपको यहां पर पॉलिटिक्स में आपकी एक आवाज की जरूरत है और इंडिपेंडेंट लीडरशिप की जरूरत है, जो ये तमाम पार्टीज कभी क्रिएट नहीं करेंगी। बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती मुसलमान को, ठीक ना असेंबली में दिया ना पार्लियामेंट में दिया। अब आप देते हैं तो अब वो जीतते भी ऐसे हैं कि उनको रोक के रखते हैं कि भाई आप बैठे रहिए बस। मैंने एक अपनी तकरीर में जुमले कहा कि मुसलमानों का हाल ये है कि हम लोग एक बैंड बाजा की पार्टी है। अब शादी की बारात आती है ना तो बैंड बजता है, हम लोग बैंड बजाते हैं, खूब बजाते हैं। अब दूल्हा घोड़े बैठा है। जैसा जिस जगह पर मंडप पर या जहां पर निकाह हो रहा है, दूल्हा तो अंदर चले जाता बारातियों के साथ और हमको कहा बेटा तुम बैंड बाजा बाहर ठहरो। ये तो नहीं होगा ना, यही तो रियलिटी है। आप तो अच्छा एक बात बताइए, आप इतने प्रोग्राम करते हैं टीवी पर रोज रात में, एक मेरे सवाल का जवाब दिए। माफ करना मैं एंकर टोपी पहन रहा हूं। आपने इन तमाम पार्टीज के नेताओं से कभी लफ्ज मुसलमान सुना आपके प्रोग्राम में? आजकल बचते हैं कहने से, लेते हैं जी नाम। भाई लफ्ज मुसलमान नाम लेने क्यों कतराते हैं आप? उनका दूसरा वोट छिन जाएगा ना। अरे हम वही तो कह रहे हैं, हम यही तो बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बता रहे हैं कि आपकी ओर से बीजेपी नहीं जीत रही है। यादव वोट हो या फिर दलित वोट हो या फिर ब्राह्मण वोट हो या फिर जाट वोट हो या फिर आपका अदर ओबीसी समाज का वोट हो, सब बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे ना, सारे नेता जो हैं गैर बीजेपी दलों के, राहुल गांधी कोई भी हो, अब बंदे जाना शुरू कर देते हैं जब चुनाव आता है। सब कुछ आप देखते हैं तो उसका एक उसके पीछे वजह है ना। अब तो राहुल गांधी के बारे में क्या बोला जाए, बेचारा सिद्धू भी भाग गया। तो अब क्या बोला, तो जिसको बनाते वही भाग जाता है। हम क्या करेंगे? अब अल्लाह का शुक्र है कि हम नहीं गए पंजाब में, वरना बोलते ओवैसी से मिला था वो। क्या करेंगे? एक वक्त आपकी पार्टी उनके साथ थी, लेकिन नहीं। देखिए दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है। अच्छा, हम जानते हैं उनको, हम बहुत जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता होगा। जब आंध्र प्रदेश था उस वक्त उन्हीं की पार्टी में रिवोल्ट हो गया था, तो उनकी गवर्नमेंट गिर रही थी किरण कुमार रेड्डी की। हम वोट दिए उनको बचाने के लिए। उस वक्त बी टीम याद नहीं आए उनको। यहां हारे तो वायनाड गए क्योंकि वहां पर 35% मुसलमान थे, वहां जीत गए। हमने आपको बचा लिया। आप डूब रहे थे, हमने आपका कहा बेटा मत डूबो, ऊपर रहो। अब आप बताइए, फिर आप बड़े बड़े बात। इसका मतलब तो मुसलमानों को राहुल गांधी पसंद है, यही मतलब ही बचाया ना उनको। नहीं देखिए, सवाल पसंद का नहीं है ना। बाज़ वक्त क्या होता है कि ऑप्शन नहीं होता। हम जब ग्रेजुएशन डिग्री का बीए डिग्री कर रहे थे तो ज्यादा पढ़ते नहीं थे हम। हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर साहब थे, वो एक दिन हमको पकड़ कर लिख गए, ले जाकर बोले कि अब क्लास में बैठो। हमसे पूछे कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है बताओ। बोले तुम बताओ ओवैसी। हम बोले सर आपके रहते हम क्या बोलेंगे। पंडित जी थे वो, बोले बहुत तू बड़ा काबिल है। हम बोले कुछ बोलेंगे वो पलटा के बोल देंगे।
तो उन्होंने हमसे कहा कि भारत की डेमोक्रेसी एक स्वयंवरा है, कभी कभी वो जाकर किसी नाकारा के गले में भी गले का हार डाल देती है। तो हम एमएलए बने 94 में, हम उस्ताद के घर पे गए, सर देखिए फूल का हार पहनकर गले से लगा लिया हमको। तो ये यही होता है ना, ऑप्शन नहीं है। अच्छा आप हराइए ना मोदी को। चलिए तो मैं हेडलाइन चला दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को नाकारा कहा, चला दीजिए। नहीं आप देखिए, हमसे ही हेडलाइन चलती है, किसी से नहीं चलती, हमको मालूम। आप चलाइए, जो चाहे चलाइए, हमारा। अच्छा खैर, वो यूपी में कम आते हैं राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत आती हैं, और प्रियंका गांधी उनकी पार्टी उम्मीद करे कि उनके आने से कुछ कांग्रेस के जो भाग हैं वो खुलेंगे। आपको कुछ जोर दिखाई देता है? मुझे अपनी पार्टी की फिक्र है, मुझे अपने, हम लोग जो मोर्चा में उसकी फिक्र है, और हमको ये सबसे बड़ी, हमको जो हमारी कोशिश है कि बीजेपी दोबारा सरकार ना बनाए। अब ये दूसरे पार्टी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो मुझे मैं उसका प्रीवी नहीं हूं। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आपका टारगेट है बीजेपी सरकार ना बनाए। अभी आप 2-3 बार ये बोल चुके हैं कि मुसलमान के वोट से तो बीजेपी सरकार बनती नहीं है। अब मुसलमान चाहे सपा बसपा कांग्रेस को वोट करे, चाहे आपको वोट करे, तो अगर बीजेपी को हिंदू वोट मिल गया तो सरकार बन जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी कैसे रोकेंगे? आप क्या नहीं जानते बीजेपी में क्या चल रहा है? आप नहीं जानते क्या सर? इतना भी भोले मत बनिए आप। अभी तो कुछ, अभी तो खेल शुरू होगा ना, अभी तो बहुत सी चीजें तब्दीली आएगी। बाबा चलाएंगे या फिर कौन चलाएगा मालूम होगा ना। अभी देखिए पाल साहब भी एक दिन के सीएम बने, कैसे बने? कर्नाटका में भी गवर्नमेंट बदल गई। तो ये होता है सर, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले स्वतंत्र देव सिंह आए थे, जो इनके बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष हैं। वो जाहिर है, उन्होंने साफ बोला भाई कोई इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। नहीं, उनको तो बोलना पड़ेगा ना, वरना फिर बेचारे शाम तक उनको। अरे अब तो मोदी जी बोल दिए, अलीगढ़ में रैली की मोदी जी ने, इतनी तारीफ की योगी जी की, आपको अब भी शक है कि योगी जी के पर कोई सवाल है? देखिए, रूपानी को हटाने से 1 महीना या 5 हफ्ते पहले अमित शाह जाकर उनको गुड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिए और उनको हटा दिए। हटाने के बाद बीजेपी के जो बीट के जर्नलिस्ट है वो कहे कि इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने कोविड में काम नहीं किया। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। योगी को हटाया जा सकता है। अब पौने रात के 8:45 और मोदी जी पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखने चले गए, तो क्या नहीं कर सकते वो? तो देखने चले गए तो आपको उस पर क्या एतराज हुआ? नहीं, एतराज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूं ना सर, आपको बहुत सी चीजें मालूम, मुझे भी थोड़ा थोड़ा मालूम है। अच्छा अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही है राजनीति के अंदर, और जिस किस्म की कानूनी कार्रवाई, इसमें से एक आध का जिक्र अब आपने किया। अब योगी जी को अखिलेश यादव पर तंज मारना था, तो उन्होंने कहा अब्बाजान वाले, अब्बाजान बोलने वाले। इस पर आपने कहा ये डॉग विसल है, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, दोनों भी कर रहे हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जुमला कहा, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह गलत बात कह रहे हैं, आपको हमारे बड़ों की बेइज्जती करनी नहीं चाहिए। यह रिकॉर्ड में उन्होंने कहा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इसमें आपके बड़ों की बेइज्जती कैसे हो गई? वो डॉग विजिल कर रहे हैं तो वो भी उसको प्रमोट कर रहे हैं ना। आप, ये समाजवादी पार्टी ने असेंबली में कहा आप हमारे बड़ों की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई, बड़ों की बेइज्जती कैसे हो रही है? आप उनको पलटाकर कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, अब्बाजान क्यों बोलते हैं? आप पिताजी भी बोलिए, दादाजी भी बोलिए। मगर ये जो डॉग विजिल की पॉलिटिक्स है, दोनों कर रहे हैं, और इससे साफ जाहिर हो रहा है। अब आप, और इससे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज तो ये देना चाह रहे हैं ना कि मुसलमानों का बड़ा अपीजमेंट हुआ। भाई चैलेंज करते हैं, बताइए कहां अपीजमेंट हो यूपी में? अगर अपीजमेंट होता मुसलमानों का तो ये बुरा हाल नहीं होता ना। योगी और बीजेपी आरएसएस मिलकर ये पैगाम फैलाती है, झूठ फैलाती है, फरेब करती है कि अपीजमेंट कहां हुआ है? अपीजमेंट तो हुआ ही नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्शन हुआ है यहां पर हर एतबार से। तो इनकी लैंग्वेज यही है। अपीजमेंट को लेकर के ज्यादातर यूपी में रहने वाले लोग जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि एक तो मुजफ्फरनगर याद दिलाया जाता है और आजम खान साहब का रूल उसमें याद दिलाया जाता है, किस तरीके से वहां पर मुस्लिम राइटर्स को जो है प्रोटेक्शन मिली थी और दूसरे समुदाय के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई थी। एक बात ये। दूसरा ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में ये एक धारणा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अपराधी जो हैं वो अधिकांशतः ज्यादातर आपको मुस्लिम कम्युनिटी के मिलेंगे। ये एक परसेप्शन है, और आप यूपी घूम रहे हैं तो आपको सुनने में आता होगा। सबसे पहले मुजफ्फरनगर के राइट्स की जिम्मेदारी तो अखिलेश यादव पर आती है। आजम खान पे कहां आती है? आजम खान मुख्यमंत्री थे क्या? अखिलेश यादव पर आती है। भारत की आजादी के बाद 50,000 लोग अगर बेघर हुए पार्टीशन के बाद, तो मुजफ्फरनगर में हुए। आपने उन पर केसेस भी नहीं चलाए। आप, लोग कैंप्स में मर रहे थे मुजफ्फरनगर में, आप सैफई में ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे।
हकीकत है ये। अगर आप केसेस चला देते तो आज योगी आदित्यनाथ को मौका नहीं मिलता कि वो 77 केसेस विड्रॉ कर लेते। मुजफ्फरनगर राइट्स के सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने कहा, आप खुद केसेस विड्रॉ किए ना। मुजफ्फरनगर के पूरी राइट्स की जिम्मेदारी तो सरकार की थी, जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, और उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। ये बार बार आजम खान को क्यों पेश किया जाता है समझ नहीं आता मुझे। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप नाकाम साबित हुए। आपने क्या किया बताइए उन लोगों के लिए। आपने कहा, जब लोगों से कहा कि रिलीफ कैंप में कोई करिए, तो आपने बहुत बिल्कुल ही ऐसी बात की कि उसको बैन भी नहीं किया जा सकता यहां पर। अब बीजेपी कहती है कि देखिए फर्क यह है कि योगी राज में दंगा नहीं होता। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। हम चैलेंज कर रहे हैं, आप बीजेपी के आदमी को बुला लीजिए, बैठे तो पूछ लीजिए। एनसीआरबी का डेटा है 2019 में 1500 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। एनसीआरबी तो अमित शाह के अंडर आती है, क्या आप झूठ बोल रहे हैं। वो 2019 का एनसीआरबी का डेटा 1500 इंसिडेंट्स हुए, कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। कैसे बता रहे हैं वो? कम्युनल इंसिडेंट हो सकते हैं, राइट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड आर्सन, आगजनी। उसी में तो वाकया होता है ना। कम्युनल इंसिडेंट का मतलब क्या है कि मैं आपके घर पे हमला किया, चाहे शीशा तोड़ा हो या घर जलाया हो, मगर कोशिश तो की, मेरा इंटेंशन था। कम्युनल इंसिडेंट हुए हैं। अच्छा, यहां से कानपुर में वो एक 11 साल की लड़की अपने बाप को चिमट कर रो रही है कि मेरा अब्बा को मत मारिए, आप मार रहे हो उसको क्या कहेंगे आप बताइए। आपने CAA में फायरिंग की, 22 मुसलमान मर गए। किसने कहा कि वो डायरेक्टेड था मुसलमान तरफ? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी रिपोर्ट है। तो ये तो सब झूठ बोल रहे हैं लोग। अच्छा, मैं अब इन सब बातों के साथ जोड़ रहा हूं मोहन भागवत जी की बातों को। अभी आप इसको कैसे दोनों बातों को देखते हैं एक साथ? यूपी को लेकर के ये बात है, मोदी सरकार को लेकर के ये बातें हैं, और मोहन भागवत ये कहते हैं कि अगर कोई लिंचिंग करता है गाय के नाम पर तो वो हिंदुत्व का पैरोकार नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं अगर कोई हिंदू ये कहता है कि देश के अंदर मुसलमान नहीं होना चाहिए तो वो हिंदू ही नहीं। ये तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप बोलते हैं, और है बीजेपी। देखिए, मोहन भागवत जो है ना, ये हमेशा एक बात ये कहते हैं और दूसरी जगह जाए कहते हैं कि मुसलमान इन्वेडर्स थे। ये भी तो कहा, उन्होंने कहा असम के अंदर। नहीं, मुंबई में मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान इन्वेडर्स हैं और इस्लाम इन्वेडर्स से जरिए। फिर झूठ, वो तो मोदी जी को झूठा साबित कर दिए। कैसे बताता हूं मैं आपको। मोदी जी सऊदी अरब गए और वहां के बादशाह को उन्होंने केरल की वो मस्जिद की का रेप्लिका दिया जो 626 में बनाई गई थी। अब आप बताइए फिर कौन झूठ बोल रहा है? अच्छा, ये बोल रहे हैं तो आप कंडेम करिए ना। फिर आप कंडेम क्यों नहीं करते? आप ही के, देखिए बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई कहता है फर्क है तो अंधा है वो। बीजेपी अखलाक को मारने वालों के खिलाफ जो मर जाते हैं तो आप उन पर, आपका मिनिस्टर जाकर फूलमाला चलाता है। झारखंड में मारा जाता है तो आपका यूनियन मिनिस्टर कन्विक्टेड लोगों को फूल का हार पहनाता है। आरएसएस नहीं देख रही है कि आरएसएस के बगैर ये सब काम होता है। आरएसएस तो सेंटर है, रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है। मोदी भी कुछ नहीं कर सकते बगैर आरएसएस के। सच्चाई है, वो बता रहा हूं आपको। और मोहन भागवत बोले जाते हैं वो, ये सब ये जो है ना कि ऑप्टिक्स के लिए, मीडिया मैनेजमेंट के लिए नहीं, हम लोग, हमारा सॉफ्ट फेस है। आप कितनी झूठ बोलेंगे? तो आप इनकार कर दीजिए जो सावरकर ने कहा, जो गोलवालकर ने कहा, जो दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में कहा। गोलवलकर की बात से तो उन्होंने एक बिल्कुल अभी मुझे एक कुछ महीनों पहले, साल भर पहले कहा था कि जो गोलवलकर ने, जो उनकी जो किताब है जो सबसे ज्यादा कोट की जाती है, बंच ऑफ थॉट्स, उसमें जो बोला वो तब के लिए रेलेवेंट थी। जरूरी नहीं है कि वो आज के लिए रेलेवेंट। क्या मतलब रेलेवेंट? आप इनकार कर दीजिए, आप बोलिए कि हम उसको छोड़ चुके हैं, हम मानते ही नहीं उन चीजों को। बोल दीजिए सावरकर के हिंदुत्व के डेफिनेशन को हम नहीं मानते। आप बोलिए, उनकी लीनियज है, वो क्यों छोड़ेंगे? हाँ, फिर आप नहीं छोड़ेंगे। और सावरकर कहेगा कि भाई ये इस मुल्क का मोहब्बत करने वाला वही है जो जिसके लिए ये फादरलैंड और मदरलैंड है। तो बताइए, इस मुल्क का मजहब सिर्फ हिंदुइज्म हो सकता है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी हो सकती है। तो आप उनको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, हम उन दूसरे नेताओं की तरह नहीं है कि थम्स अप जिंदाबाद बोल के चले जाएंगे। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी किताबें हैं, और उसको कैसे छोड़ देंगे हम? आप धूल झोंकने की पॉलिसी कर रहे हैं, वो कभी नहीं होने वाला है। हाँ, वो किसी को बिठाकर, चंद मुसलमानों को बिठाकर ये बातें कर सकते हैं और वो बेचारे खवाल पार्टी के लोग थाली बजा सकते हैं, और हम तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इतनी नफरत पैदा हो चुकी है आज हर जगह पर। कौन फैला रहा है नफरत? बताइए, किस वजह से नफरत फैल रही है? कि पार्लियामेंट के 200 कदम के ऊपर लोग कहते हैं कि काट दो मुल्लों, गले काट दो। गलत। हाँ, आप गलत है, मगर क्या हो रहा है? 24 घंटे में बेल हो जाती है। 24 घंटे में बेल हो जाती है। बताइए आप, कौन कर रहा है ये फिर? तो ये सब चीजें है ना, तो ये
आइडियोलॉजी के ऊपर ये लोग देखिए, आरएसएस कभी भी अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी आरएसएस आइडियोलॉजी को। अपनी आइडियोलॉजी पर वो रहेंगे, उस पर काम करेंगे और कर रहे हैं काम उसके ऊपर। ये हमारा मानना है कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे अपनी आइडियोलॉजी को। जो इंसिडेंट्स होते हैं जिनका भी आपने कईयों का जिक्र किया है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि 140 करोड़ के देश में ये 10 इंसिडेंट या 20 इंसिडेंट उठा करके ये बोलना कि पूरा समाज बढ़ चुका है, समाज के अंदर नफरत पैदा हो चुकी है, हर जगह गली मोहल्ले में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, ये कहां तक जायज है? आप सिर्फ 10 कह रहे हैं? मैंने नहीं, क्या मिसाल कह के रहे तौर हैं? पर कहा। आपने नहीं, गलत है ये। 10 क्या, रोज होता है। अगर रोज होता है, मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली से अगर कोई ट्रेन निकलती, रात की ट्रेन, तो आप और हम जाएंगे। चलिए, मैं भी शर्ट पैंट पहनता हूं, आइए जाके देखते हैं कितने मुस्लिम खवातीन ट्रेन में बैठते हैं, रात की ट्रेन में देख लें। चलिए बताइए, आप रैंडमली पूछिए कि क्या माहौल है पूरा। मतलब मुस्लिम महिला जो है वो रात को निकल नहीं सकती। अरे भाई, ये माहौल तो आपने पैदा कर दिया ना खौफ का। कोई अगर चूड़ियां बेचने जाता है, मोदी जी तो चौरी चौरा का इंसिडेंट बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हीं की बरादरी का आदमी जब चूड़ियां बेचने जाता है मध्य प्रदेश में, तो उसको मारा जाता है। कोई ठेला बंडी पर तरकारी बेचता है तो तेरा आधार कार्ड बता, तू यहां पर क्यों आया है? कौन कर रहा है ये? क्यों कर रहे हैं लोग? इसलिए कर रहे हैं ताकि एक मैसेज चला जाए हिट रेट का। राइट्स का नहीं है मामला, एक कम्युनल इंसिडेंट करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और सोशल मीडिया से फैलाएंगे उसको, काम हो गया आपका। यही तो हो रहा है यहां पर। चलिए ठीक है, जो लोग तालिबान की वकालत करते हैं, क्योंकि आजकल वो भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो लोग उसको कोट करते हैं कि देखिए यहां पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको तालिबान भी अच्छा लगता है, तो हम क्यों ना बोले इनके खिलाफ। आप भद्रा कुमार का नाम जानते हैं? कौन थे भद्रा कुमार? जी, मेरी अभी जानकारी में तो नहीं। भद्रा कुमार एक भारत के बहुत बड़े माने फॉरेन सर्विस के एक्सपर्ट हैं, फॉरेन सर्विस में थे। वो कहे, उन्होंने कहा कि बात करो तालिबान से। उनको क्यों नहीं बोलते आप? अरे मुझे क्या करना है अफगानिस्तान को? ना मेरे अब्बा है, ना मेरे दादा है, हमको मालूम ही नहीं अफगानिस्तान। आप किसी पूछ रहे मुसलमान से, कहां है अफगानिस्तान? बोलेगा हाँ होगा, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या करना है? नहीं, बयान तो यहीं के लोग से दे रहे हैं ना। अरे भाई, बयान तो ये दूसरे लोग भी तो दिए ना। अच्छा, हद तो ये है कि हमारी सरकार भारत की टेरिटरी में तालिबान को बुलाकर कबाब खिलाए। जब क्या हुआ, दोहा में हमारी एम्बेसी में बुलाकर खिलाए। हम आज भी मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार को क्लियरली देश को बता देना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल कि तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। अब आपका दूसरा सवाल हो गया, आप क्या जानते हैं, आपकी राय क्या है? अरे भाई, आप बता दीजिए, सरकार से पूछ लीजिए कि क्या तालिबान टेररिस्ट है, तो आप डिक्लेयर करिए उसको, यूएपीए में लेकर आइए। आप तो यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी के हम चेयरमैन हैं। अब तो तालिबान ने कह दिया कि प्लेन उड़ाइए, भारत से लाइए। हम तो एक प्लेन लेकर गए थे, वो लेकर बैठ गए वहां पर। हुआ ना ये? भाई कौन कर रहा है बताइए ना फिर आप मुझे क्या करना है तालिबान से? मुझे मतलब ही नहीं है तालिबान से। मैं तो आपसे पूछ भी नहीं रहा कि आपकी क्या सोच है नहीं, तालिबान मैं के भी ऊपर। बता रहा हूं आपको। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप कहा कि ये फ्रीडम फाइटर है, इसको भारत की अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी से जोड़ करके देखना, किसी ने कहा हम आपका बहुत स्वागत करते हैं कि आपने अमेरिका को हरा दिया। भाई इतना तो बच्चा जानता होगा ना, आज जो जिसने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा कि तालिबान ने उसको अपने पास पनाह दी थी। अब ओसामा बिन लादेन मेरा मानना यह है कि जो कुछ अफगानिस्तान में तब्दीली आई है, यह भारत के लिए ठीक नहीं है फ्यूचर में। इससे चीन और पाकिस्तान मजबूत हुआ है। यह सरकार, हमने भारत के 30,000 करोड़ रुपये अफगानिस्तान में लगाए, यह नतीजा कैसे निकला यह पूछता नहीं है कोई। आपको मालूम, जब हम लोग हमारे एम्बेसी के स्टाफ को लेकर आए तो तालिबान ने कहा कि हथियार छोड़कर, जो हमने हथियार छोड़ दिए वहां पर, एम्बेसी में हथियार छोड़ दिया हमने। ये स्टेज पर आ गए। अमेरिका से जो बड़ी हमारी दोस्ती है, हमने कहा कि चिनोक दो हमारे स्टाफ को लेकर काबुल एयरपोर्ट पर जाएंगे, बोले नहीं देते। सिक्योरिटी तो नहीं देते। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? सारे लोग सुरक्षित वापस तो आ गए ना, तो भारत सरकार ही लेकर के आई। अरे भाई, जो अफगानी हमारे लिए ट्रांसलेटर का काम करता था, जो आज भी वहां की नई गवर्नमेंट उनको टारगेट कर रही है, हम उनको लाई नहीं ना। इसीलिए मैंने CAA का जब बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट में, मैंने कहा कि मोदी सरकार एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर रही है, इसमें आप रिलीजन न्यूट्रल करिए। मैंने स्पीच में कहा, सुन लीजिए आप उसमें, कि आप इस जो मुसलमान वर्ड आएंगे तो इसमें ताजिक आएगा, हजारा आएगा, आपके उज्बेक आएगा, तुर्कमान आएगा। हम स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिए। अगर इनको थोड़ा होश होता तो गवर्नमेंट इन एक्साइल यहां पर बनाते। नहीं, वो काउंटर आर्गुमेंट देते हैं कि जो लोग सीए की पैरवी, सीए का विरोध कर रहे थे, आज बताएं कि वहां के हिंदू सिखों को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। अरे आपने तो कट ऑफ मार्क रख दिया 2014 का। अरे झूठे हैं ना ये लोग। 2014 दिसंबर कट ऑफ मार्क रख दिया आपने। आप लाइए, ये सिटीजनशिप दे सकते आप? कहां दे सकते आप? और वो जो सिख हैं,
जो पूरा काबुल में जो फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस उनके पास है, उनको तो वीजा मिल जाता है आराम से। अब आप तो सिटीजनशिप दे भी नहीं पाएंगे उनको बाप, क्योंकि आपने 2014 का कट ऑफ मार्क रखा। उनको लॉन्ग टर्म वीजा जरूर मिल सकता है। तो ये बीजेपी जो है प्रोपोगंडा करती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हर आदमी बैठा हुआ है, अपने आप को फॉरेन एक्सपर्ट नोबेल प्राइज का विनर समझता है, तो वो होंगे, मगर सच्चाई तो ये है। देखिए बहुत सी बातें तो ये भी कही जा रही हैं कि तालिबान की असल सोच तो यहां से हिंदुस्तान से निकली है, फिर उसको देवबंद के साथ जोड़ा गलत गया। बात, बिल्कुल गलत बात। देवबंद का तालिबान से कोई ताल्लुक ना था, ना है, ना कभी रहेगा। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। ये एक देवबंद एक मदरसा है जो मुल्क की आजादी